हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता का विश्लेषण करेंगे तथा इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बादल राग कविता के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले ये देखिए, हिंदी में जो छायावाद युग चला था उस छायावादी युग में जो चार प्रमुख कवि थे, स्तंभ थे, उनमें से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाकी तीन थे प्रसाद पंत, एक हो गए निराला, और एक है महादेव वर्मा। तो देखिए, छायावाद के चार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। तो छायावाद के स्तंभ में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी जो कविता है बादल राग, उस कविता का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल राज्य के महिषादल नामक रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। जब निराला 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया, यानी कि जब ये छोटे थे, 3 वर्ष की उम्र के थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक नहीं प्राप्त की, परंतु स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद के अनुभव के आधार पर इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के बाद ये रियासत की पुलिस में भर्ती हो गए। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। इन्हें एक पुत्री व एक पुत्र प्राप्त हुआ। 1918 में पत्नी के देहांत का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक संकटों, संघर्षों व जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशा ही मोड़ दी, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में आर्थिक जो संकट है वो देखा है, संघर्ष देखा है, और जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां, उन सब का इन्होंने मतलब इन सब परिस्थितियों को इन्होंने देखा। उन विपरीत परिस्थितियों के कारण ये जो इनकी जीवन की जो दिशा है वो ही मुड़ गई। ये रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम बेलूर मठ चले गए। वहां इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन भी किया, यानी कि इन्होंने समन्वय पत्र का संपादन भी किया। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया। इसके बाद ये टूट गए तथा इनका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में सदा के लिए आंखें मूंद ली, यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। कहाँ? प्रयाग में। अब ये तो था इनका जीवन परिचय। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, ये तो है कविता संग्रह, यानी कि सारी क्या है? कविता संग्रह। फिर है चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सारे गद्य हैं। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया, यानी कि इन्होंने समन्वय जो पत्र है उसका संपादन किया, साथ में मतवाला जो पत्रिका उसका भी संपादन किया। और इनकी जो रचनावली है वो 8 खंडों में प्रकाशित है। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। कक्षा 12वीं की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है आरोह भाग 2, आरोह भाग 2, इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संकलित है जिसका नाम है बादल राग। तो इस कविता का जो मूल सार है वो ये है कि समाज में जब दलित और शोषित वर्ग के ऊपर ज़्यादा अन्याय किए जाते हैं या उनका ज़्यादा शोषण किया जाता है, तब समाज में क्रांति आती है, और उस क्रांति में जो पूंजीवादी वर्ग है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो देखिए ये कविता। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से
घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार अस्निपात से सापित उन्नत सत सत वीर। क्षत क्षत हत अचल शरीर गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। आगे देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हंसता से सबका सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार। तो देखिए, ये तो थी कविता। इस कविता का मैं सारांश बता देता हूँ। इस कविता के माध्यम से जो शोषित वर्ग है उनके द्वारा शोषित वर्ग का जब अत्यधिक शोषण किया जाता है तो उनके द्वारा क्रांति की जाती है और उस क्रांति में जो पूंजीवादी वर्ग है वो समाप्त हो जाता है। इसको प्रकृति के माध्यम से समझाया। जिस प्रकार जो बड़े पेड़ होते हैं, जब प्रकृति में परिवर्तन आता तो सबसे पहले जो बड़े पेड़ होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे अत्यधिक बादलों की गर्जना, बिजली का चमकना या फिर अत्यधिक तेज बरसात के कारण जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। फिर जो छोटे पौधे रहते हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलता। ठीक इसी प्रकार जब समाज में अत्यधिक पूंजीवादी वर्ग द्वारा अत्यधिक शोषण किया जाता है, अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तब समाज में क्रांति आती है और उस क्रांति में सबसे पहले जो पूंजीवादी वर्ग है वो समाप्त होता है, उनका जो साम्राज्य है वो समाप्त होता है। तो चलिए अब सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। तैरती है समीर सागर पर विप्लव के बादल तक देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्धृत है। इसके रचयिता है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। यानी कि जो बादल राग कविता है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ये जो अंश है वो उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था हर एक कविता का एक प्रसंग याद रखना है हमें। फिर चाहे उस कविता से कोई भी अंश पूछा जाए हमें एक ही प्रसंग करना है। तो अगर बादल राग से प्रश्न पत्र में व्याख्या पूछी जाती है या सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, प्रसंग हमें एक ही याद रखना है। तो इसको याद रखना है। अगर बादल राग से किसी प्रकार की कविता का अंश देकर सप्रसंग व्याख्या पूछते तो हमें यही करना है। आगे देखिए व्याख्या। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते नहीं हो, ये मंडराते है, ये मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख, ये दुख शब्द ऐसे लिखा जाएगा, दू के बाद में विसर्ग आएगा। तो दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दय प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं। अंकुर का मतलब होता है जो छोटे छोटे बीज होते हैं, सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशाओं में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती है। तो कहने का मतलब जब समाज में शोषण बढ़ जाता है, तो जब क्रांति आती है या क्रांति दूत के रूप में जब बादल आते हैं, तो जो छोटे पौधे रहते हैं या छोटे जो अंकुर रहते हैं उन्हें ऊपर आने का मौका मिलता है। ठीक इसी प्रकार समाज में भी जो शोषित वर्ग है उन्हें ऊपर आने का मौका मिलता है। तो ये थी व्याख्या।
अब इसका विशेष देखिए, बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है, बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है, तो प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव मतलब, प्रगतिवादी का मतलब क्या होता है, जो समाज के मुख्य बिंदु हैं उनको कविताओं के रूप में प्रतिपादित करना, समाज की जो कमजोरी है उसे प्रतिपादित करना, और जो शोषक वर्ग है उनके खिलाफ आवाज उठाना, वही क्या कहलाता है, प्रगतिवादी विचारधारा कहलाती है। तो इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पूंजीवादी वर्ग पर जो प्रहार है वो किया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, बिल्कुल सही। काव्य रचनाएं मुक्तक छंद में है। समीर सागर दुख की छाया आदि में रूपक, सजग सुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए समीर सागर व दुख की छाया में तो है रूपक अलंकार, सजग सुप्त में है अनुप्रास अलंकार, और काव्यांश में, संपूर्ण काव्यांश में मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब प्राकृतिक क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। वीर रस का प्रयोग है, क्योंकि इसमें शोषित वर्ग को कविता के माध्यम से मतलब उनके उत्साहित किया जा रहा है, अर्थात इस क्रांति की वजह से वो भी परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा रस है, वीर रस का प्रयोग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। फिर से है शोभा पाते तक। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रसंग पूछा जाता है बादल राग से तो हमें एक ही प्रसंग याद रखना है। व्याख्या देखिए अब आप इसकी। कवि कहता कि हे क्रांतिधारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छोड़ने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार है, वज्र है ये, वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। तो देखिए जब क्रांति के रूप में जो क्रांति धारक है या क्रांतिधारी बादल जब बार बार गर्जना करता है या मूसलाधार बारिश करता है तो उसकी आवाज़ सुनकर जो संसार है, संसार यहाँ किसके लिए है, पूंजीवादी वर्ग के लिए है। किसके लिए है, पूंजीवादी वर्ग के लिए। तो उसकी आवाज़ सुनकर जो पूंजीवादी वर्ग है वो अपना हृदय थाम लेता है, क्योंकि उसे उस आवाज़ से डर लगता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं। तो जब आकाशीय बिजली गिरती है तो जैसे एक तो पर्वत हो गए, एक ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए, तो आकाशीय बिजली गिरती है तो सबसे पहले जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है जो और ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं वो सबसे पहले टूटकर नीचे गिरते, अर्थात पूंजीवादी वर्ग है वो सबसे पहले नीचे गिरता है। क्योंकि क्रांति में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो पूंजीवादी वर्ग को होता है, तथा सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता है वो मिलता है दलित और शोषित वर्ग को, क्योंकि क्रांति की वजह से ही उन्हें ऊपर आने का मौका मिलता है। तो देखिए जब बिजली की गर्जना होती है, बिजली चमकती है, तो जो बड़े बड़े पौधे हैं वो नीचे गिरते हैं, जो छोटे पौधे हैं उन्हें ऊपर आने का मौका मिलता है। इसी प्रकार क्रांति जब होती है तो समाज में जो पूंजीवादी वर्ग है वो तो समाप्त होता है और जो दलित और शोषित वर्ग है उसे ऊपर आने का मौका मिलता है। तो ये थी व्याख्या। अब इसका विशेष देखेंगे। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कवि ने बादल को ही क्रांति का और विद्रोह का प्रतीक माना, अर्थात इस बादल के माध्यम से ही इन्होंने क्रांति का जो संदेश है वो दिया है। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, बिल्कुल सही है। प्रतीकात्मकता का समावेश है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बादल को तो क्रांति का प्रतीक बताया, जबकि जो छोटे पौधे हैं उन्हें दलित व शोषित वर्ग का प्रतीक बताया, तो प्रतीकात्मक का समावेश है।
प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बिल्कुल सही है। बार बार सुन सुन हिल हिल सत सत खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तथा हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है। हृदय थामना, हृदय हाथ हिलाना मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वीर रस और मुक्तक छंद है। तो यदि आपको इतने पॉइंट न याद हो तो कम से कम 4 या 5 पॉइंट पर्याप्त होते हैं। विशेष में आपको 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। अट्टालिका से है सुकुमार शरीर तक। तो कवि कहता है कि ये प्रसंग, देखिए मैंने पहले भी बताया था, प्रसंग हमें एक ही याद रखना है, वो जो मैंने बता दिया कि प्रस्तुत जो काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल डाक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर इसमें बताना कि बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। तो प्रसंग हमें वही याद रखना है। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। अट्टालिका का मतलब होता है ऊंचे भवन। तो जो पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र है वह भवन नहीं है, बल्कि गरीबों को क्या है, आतंकित करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं, बिल्कुल सही है। जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा गरीबों का शोषण करता है। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग के में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए जो ऊंचे ऊंचे भवन है पूंजीपतियों के, वो क्या है, दलितों और गरीबों के शोषण के भवन हैं। और समाज में जब क्रांति आती है, जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा होने के कारण सबसे पहले जो कीचड़ होता है उसकी सफाई होती है, ठीक इसी प्रकार समाज में जब क्रांति होती है सबसे पहले पूंजीपति वर्ग की सफाई होती है, अर्थात जो अन्यायी लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनकी सफाई होती है। और जो गरीबों के बच्चे हैं, निम्न वर्ग के बच्चे हैं, वो कोमल होते हैं तथा उन्हें जो रोग है वो रोग और कष्ट सहने की जो दशा है वो सहन होती है। तो जिस प्रकार कमल जो होता है, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन जब तेज पानी आता है तो सबसे पहले कमल के पास जो कीचड़ है वो बहकर चला जाता है, कमल वहीं का वहीं रुका रहता है। तो कीचड़ किसको बताया गया है यहाँ? कीचड़ बताया गया पूंजीपति वर्ग है उसको कीचड़ बताया गया, तथा जो कमल है और कमल के जो पत्ते हैं वो निम्न वर्ग के बच्चों को बताया गया है। आगे देखिए। विशेष कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। पंख पर अंगना अंग आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। अगर आप इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहो तो जैसे वीर रस का समावेश है, तो इस प्रकार 4-5 पॉइंट है वो हमें विशेष में लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं। रुद्र कोश है से पारावार तक। तो प्रसंग मैंने पहले भी बताया था कि प्रसंग हमें यदि बादल राग कविता से किसी भी प्रकार की व्याख्या पूछी जाती है तो प्रसंग हमें एक ही करना है, यानी कि जो मैंने पहले प्रसंग बताया है वही प्रसंग हमें याद रखना है। आगे देखिए, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है, अर्थात पूंजीपतियों के पास समाज का लगभग संपूर्ण धन होता है, लेकिन फिर भी उनकी जो इच्छा है अभी भी नहीं भरी, अर्थात अभी भी और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी बंद आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है। वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है। अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन के दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो जो कवि है वो बताना चाहते हैं कि समाज का जो पूंजीपति वर्ग है
वो उनके पास समाज का लगभग धन रहता है, फिर भी वो और धन इकट्ठा करना चाहते हैं। धन इकट्ठा करने के लिए वो जो शोषित वर्ग है उनका और ज़्यादा शोषण करते हैं, और जो शोषित वर्ग है वो इन शोषण से परेशान होकर बादलों को पुकारता है, कि बादलों के रूप में वो क्रांति को पुकारता है कि आओ और क्रांति अर्थात इस समाज में परिवर्तन लाओ, क्योंकि उसका शोषण हो होकर उसमें सिर्फ मात्र हाड़ मात्र ही रह गए, अर्थात सारा जो शरीर है वो सूख चुका है, क्योंकि सारे शरीर का जो शोषण है वो पूंजीपति वर्ग ने कर लिया। इसलिए वो अधीर होकर इस जो बादल रूपी क्रांति है इसको बुलाने का आह्वान करता है, और वो चाहता है कि इसका जो शोषण वो समाप्त हो। तो ये थी व्याख्या। अब इसके विशेष देखते हैं। विशेष में देखिए आप, कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, बिल्कुल, क्योंकि किसानों और शोषितों की जो दशा है उसका सजीव चित्रण किया है। आगे देखिए, विद्रोह की भावना का वर्णन, यानी कि जब अत्यधिक शोषण होने लग जाए तो जो विद्रोह है वो क्रांति का रूप लेता है, तो विद्रोह की भावना का वर्णन किया गया है। शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है, यानी कि ये जो शब्द है शीर्ण शरीर में, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, जबकि पूरे काव्यांश में कौन सा? मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ तथा मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें अगर एक पॉइंट और जोड़ना चाहे तो वीर रस का समावेश है। तो ये है विशेष के 5-6 पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं, अब इस कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो देखिए, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति जो है इसका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों व कष्टों को कहा है। किसको कहा है? आने वाले दुखों व कष्टों को कहा है। मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल है अथवा अस्थायी है, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। धनी लोगों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, गरीबों का शोषण करके वे अत्यधिक संपत्ति जमा करते हैं, परंतु उन्हें सदैव क्रांति अर्थात विद्रोह की संभावना रहती है। वह अपना सब कुछ छिन जाने के डर से भयभीत रहते हैं। यही कारण है कि कवि ने धनी वर्ग के सुख को अस्थिर कहा, उस पर सदैव दुख की छाया का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब है, समाज का जो धनी वर्ग है उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उनके सुख पर जो दुख की छाया है वो मंडराती रहती है। कहने का मतलब है उन्हें क्रांति का डर लगता है, क्योंकि अगर समाज में क्रांति होगी तो सबसे पहले उन्हें ही इस क्रांति के तहत समाप्त किया जाएगा, इसलिए उनके सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असनीपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर, सतसत का मतलब सौ वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है वो हमें बताना है। तो असनीपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर, इस पंक्ति में कवि ने शोषक वर्ग की ओर संकेत किया है। किसकी ओर संकेत किया? शोषक वर्ग की ओर संकेत किया है। असनीपात का तात्पर्य क्रांति से है। जिस प्रकार भयंकर बिजली गिरने से बड़े बड़े पहाड़ खंडित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्रांति से शोषक वर्ग का गर्व चूर चूर हो जाता है। अर्थात जब बिजली गिरती है तो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो भी टूट जाते हैं, और समाज में जब क्रांति रहती है तो जो पूंजीपति वर्ग है वो भी टूट जाते हैं। तो असनीपात का मतलब है जो पूंजीपति वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसके बारे में बताएगा। जब क्रांति होती है तो उन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो शोषित वर्ग होता है उनका विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही है शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति की गर्जन। समाज में जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग भय से कांप जाता है। शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग, क्योंकि उनका धन, उनका घमंड आदि समाप्त हो जाते हैं। छोटे ही शोभा पाते, ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। यहाँ छोटे से आशय आम आदमी से है, क्योंकि आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है। इसलिए जब भी
क्रांति होती है तो आम आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। तो मतलब समाज में जब भी क्रांति होती है तो जो शोषित वर्ग होता है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनका जो जीवन है उस जीवन का विकास करने का मौका मिलता है। लेकिन यदि जो इसके विपरीत जो पूंजीपति वर्ग है, समाज में जब क्रांति आती है तो सबसे पहले पूंजीपति वर्ग ही समाप्त होता है। इसलिए विप्लव वर्ग से छोटा ही शोभा पाते पंक्ति में किसे कहा गया है? जो शोषित वर्ग है उसे कहा गया है। यानी कि जो दलित और शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, उनके लिए ये लाइन आई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? यानी कि जब बादल आते हैं तो बादल आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो हमें बताने हैं। तो बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले बादल गर्जना करते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है। यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षा से जो पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो छोटे छोटे बीज रहते हैं उनका अंकुरण होने लगता है, अर्थात तो उनको बाहर आने का मौका मिलता है। बिजली चमकते तथा उसके गिरने से बड़े बड़े पर्वत शिखर खंडित हो जाते हैं। तेज हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते से प्रतीत होते हैं। यानी कि जब तेज हवा चलती है तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हिलती है, टहनियां हिलती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो हाथ हिलाकर बादलों को बुलाने का काम कर रहे हैं। गर्मी के कारण दुखी हुए प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि अत्यधिक गर्मी से वो आहत हो जाते, परेशान हो जाते हैं, तो जब बादल बरसते हैं तो उसको देखकर वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो बादल के आने से प्रकृति में निम्न परिवर्तन आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता में कवि ने किसे अस्थायी कहा? लगभग इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पहले भी आ चुका है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, उसका जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है वो लगभग सेम ही है। लगभग क्या, पूरा सेम ही है। मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल अथवा अस्थायी है, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं और सुखों पर सदैव दुख के रूपी बादल मंडराते हैं। अमीर व समृद्ध व्यक्तियों के पास सुख के हर साधन मौजूद होते हैं जिन्हें उन्होंने गरीबों का शोषण करके प्राप्त किया होता है। उन्हें उन साधनों के छिन जाने का डर सदा बना रहता है। इस वजह से कवि ने अमीरों के सुख को अस्थायी सुख कहा है। तो ये उत्तर जो है वो पहले भी आ चुका है, बस प्रश्न पूछने का प्रकार है वो अलग है। उसमें पंक्ति दे दी गई कविता की और इसमें सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है। तो उत्तर वही है कि जो अस्थिर सुख पर दुख की छाया का मतलब ये होगा कि जो पूंजीपति वर्ग है उन्हें हमेशा डर लगा रहता है, जबकि सारी सुख सुविधाएं उनके पास है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि समाज में अगर क्रांति आई तो सबसे पहले उनकी जो सुख सुविधाएं है या उनको समाप्त कर दिया जाएगा या फिर पूंजीपति वर्ग को ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए उनको अपने सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, से क्या अभिप्राय है? तो क्रांति से बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पर्वतों के खंडित होने पर छोटे पौधे हंसते हैं, वे इससे अपार हरियाली प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे अर्थात बादल को बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। क्रांति से शोषित व दलित वर्ग को लाभ मिलता है, अर्थात शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है। तो कहने का मतलब है, समाज में जब क्रांति आती है तो पूंजीपति वर्ग तो समाप्त हो जाता है, जो दलित और शोषित वर्ग रहता है उनका इस क्रांति में लाभ होता है, क्योंकि उन्हें कुछ अधिकार मिलते तथा उन्हें अपना विकास करने का मौका मिलता है या फिर उन्हें भी अपना जीवन अच्छे से जीने का मौका मिलता है। इसलिए कहा गया कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, यानी कि क्रांति जब होती है तो क्रांति में जो शोषित वर्ग है वो मतलब उन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुझे बुलाता कृषक अधीर से कवि क्या कहना चाहता है? तो देखिए, कवि बादल अर्थात क्रांतिकारी से कहता है कि शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, वह बेचैन होकर तुझे बुला रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि शोषित वर्ग शोषण के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया है और अब वह शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन है।
शोष को यानी शोषित वर्ग की जीवन शक्ति ही छीन ली है, अर्थात उनका रक्त रूपी सार तत्व चूस लिया है। अब वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, यानी कि उसका संपूर्ण रूप से शोषण कर लिया गया है। कवि बादल अर्थात क्रांतिकारियों से कहता है कि तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, अर्थात क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार किसान अगर फसल बो लेता है, जब बादल बरसते नहीं है तो वो धैर्य खोने लगता है, क्योंकि उसे पता है उसकी जो मेहनत है वो बादलों की वर्षा पर ही निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होती है तो किसान दुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार समाज में जो शोषित वर्ग है उनका शोषण तब तक होता रहेगा जब तक समाज में क्रांति नहीं आएगी। इसीलिए जो कृषक है वो अधीर होकर अर्थात धैर्य खो देता है, अधीर होकर वो बादलों को बुलाता है। इसी प्रकार जो शोषित वर्ग है वो अधैर्य होकर क्रांति को समाज में बुलाता है, ताकि समाज में परिवर्तन आए, पूंजीपति वर्ग का है वो समाप्त हो सके और उन्हें अपना विकास करने का या उन्हें अपने कुछ मूल अधिकार प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असनीपात से स्थापित उन्नत सत वीर क्षत हत अचल शरीर गगन स्पर्धाधीर का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत बिजली गिरने से उस प्रकार खंडित अथवा नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रांति से बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। तो ये जो लाइन आई है वो किसके लिए? पूंजीपति वर्ग के लिए आई है कि आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बिजली गिरने से उस प्रकार खंडित अथवा नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रांति से बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, बादल व क्रांति से लोगों को क्या उम्मीद है? तो देखिए, लगभग इसका उत्तर जो है वो पहले भी आ चुका है। संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है और बादल दुख व शोषण से ग्रस्त संसार पर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबे क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। जिस प्रकार लोगों को उम्मीद होती है कि बादल जल पर बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि वह उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब समाज में क्रांति आती है तो देखिए, बादल व क्रांति से लोगों को क्या उम्मीद है? बादल से लोगों को ये उम्मीद है कि बादल जब बरसेगा, देखिए बादल जब बरसता है तो किसान जो होता है, किसान की जो खेती होती है या जो फसल होती है उसे फायदा होता है। इसी प्रकार क्रांति जब होती है तो क्रांति से समाज को फायदा होता है, समाज में शोषित वर्ग होता है उसको फायदा होता है, क्योंकि क्रांति से जो पूंजीपति वर्ग है वो तो समाप्त हो जाता है और जो शोषित वर्ग है उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों से ही लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ये फसल में परिवर्तन लाता है और ये समाज में परिवर्तन लाता है, और दोनों ही परिवर्तन समाज व देश के लिए जरूरी है। तो ये थी बादल डाक कविता। इस कविता का विश्लेषण हमने किया, सबसे पहले जैसे प्रसंग किया हमने, फिर व्याख्या, फिर विशेष। उसके बाद में बादल डाक कविता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कि ये थी आज की कविता बादल डाक। इस कविता की हमने सप्रसंग व्याख्या की तथा इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।